हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस के एक निश्चित वर्ष में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाता है। तीन एक्टिविटीज कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को डिवाइड करके बताता है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कौन सी एक्टिविटी के थ्रू आया, बिजनेस में से कितना कैश बाहर गया और कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू गया। ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं बताता कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर कर रहा है। वो सिर्फ फ्लो ऑफ कैश के बारे में बताता है कि बिजनेस में कैश का कैसा फ्लो है, ज्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है, किस माध्यम से फ्लो हो रहा है, ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कैलकुलेट किया जाता है एक वर्किंग नोट में। तो देखो, कौन कौन से आइटम्स हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं, और कौन कौन से आइटम्स हम नेट प्रॉफिट में से रिड्यूस करते हैं और क्यों रिड्यूस करते हैं विद रीजन। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे आइटम्स एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद आप चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो आप लिख देंगे। फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे और फिर आप चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो भी आप यहां लिख देंगे। ये दोनों अमाउंट आप ब्रैकेट में लिख करके माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो आप आउटर कॉलम में यहां पर लिख देंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस वर्किंग नोट का। अब देखो, जो भी रिमेनिंग बैलेंस आता है उसमें आप आइटम्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से आइटम्स आप ऐड करेंगे पहले मैं लिख रही हूं, उसके बाद मैं आपको विद रीजन बताऊंगी कि ये आइटम्स हमने ऐड क्यों किए हैं। पहला आइटम आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। दूसरा आइटम आता है इंटरिम डिविडेंड। तीसरा आइटम आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। चौथा आइटम आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। पांचवा आइटम आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। ब्रैकेट में आप लिखेंगे इफ एनी। देखो, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आइटम आपको ऐड करने हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये सारे के सारे आइटम्स आपको मिले, लेकिन इन आइटम में से जो भी आइटम आपको मिलता है उसे आप नेट प्रॉफिट के बैलेंस में ऐड करेंगे। अब देखो, कौन कौन से आइटम्स आपको माइनस करने हैं वो भी लिख देती हूँ। इसके बाद मैं आपको सारे के सारे आइटम्स बताऊंगी कि ये आइटम क्यों हम ऐड कर रहे हैं और क्यों डिडक्ट। अब देखो, लेस आप कौन कौन से आइटम्स करेंगे? लेस आप करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, और दूसरा आइटम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ब्रैकेट में लिखेंगे इफ एनी। ये दो जो आइटम है
ये आपको करने हैं माइनस। सबसे पहले हम लेते हैं प्रपोज डिविडेंड। देखो, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ऐड किया जाता है और करंट ईयर का एज कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड। देखो, आपको क्वेश्चन में 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें प्रपोज डिविडेंड भी आपको 2 अमाउंट में गिवन होगा। देखो, आपको 2 साल की बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है 2025 और 2024। 2025 में जो प्रपोज डिविडेंड है वो है 15 लाख रुपए का और 2024 में जो प्रपोज डिविडेंड है वो है 10 लाख रुपए का। तो दोनों ईयर में से कौन से ईयर की प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट को आप करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे? 2024 की जो 10 लाख रुपए की अमाउंट है इसे हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में। जो 2025 का 15 लाख रुपए प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट है इसे हम दिखाएंगे एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड क्या कहता है कि जो भी इवेंट्स, जो भी कंटिंजेंसीज अकर होती है बैलेंस शीट की डेट के बाद उसे हम एज कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, उसे हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। इस वजह से जो करंट ईयर का डिविडेंड है 15 लाख रुपए का, इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप 15 लाख का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। समझ आया? अब मैं आपको समझा रही हूं कि किस तरह से प्रपोज डिविडेंड ट्रांसफर होता है, चेंज होता है फाइनल डिविडेंड। देखो, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग रखते हैं। ये जो बोर्ड मीटिंग है ये एजीएम से पहले कंडक्ट की जाती है। इस बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और सारी चीजें इवेल्युएट करने के बाद डिविडेंड प्रपोज करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि इस साल हम 10 लाख रुपए एज डिविडेंड देंगे। देखो, जो ये 10 लाख रुपए है ये सिर्फ उनका एक प्रपोजल है, ये पेमेंट नहीं हुई है, यहाँ पर कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक प्रपोजल रखा है कि इस साल हम डिविडेंड देंगे 10 लाख रुपए। ये डिविडेंड कौन अप्रूव करेगा? ये डिविडेंड अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स एजीएम में। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। देखो, हर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। 6 महीने का मतलब क्या हुआ? देखो, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, तो 31 मार्च से आप 6 महीने काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 30 सितंबर से पहले पहले एजीएम कंडक्ट हो जानी चाहिए। उस एजीएम में ही प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव किया जाता है। अगर शेयर होल्डर्स प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव कर देते हैं तो वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है और कंपनी पेमेंट का प्रोसेस करती है। जो ये डिविडेंड है ये प्रपोज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में, लेकिन ये अप्रूव किया जाएगा शेयर होल्डर्स के द्वारा एजीएम में। ठीक है, अब देखो शेयर होल्डर्स कैसे इसे अप्रूव करेंगे। शेयर होल्डर्स एक सिंपल रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो वोटिंग करेंगे और वोटिंग में अगर मेजॉरिटी फेवर में आती है तो वो 10 लाख रुपए का डिविडेंड अप्रूव कर देंगे, तब ये बन जाएगा फाइनल डिविडेंड। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास सिर्फ 3 ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं। वो
प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट को सबसे पहले या तो अप्रूव कर सकते हैं, नंबर 2 वो रिड्यूस कर सकते हैं, नंबर 3 वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज की है, उसे शेयर होल्डर्स एक्सीड नहीं कर सकते। कभी भी शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते कि हम 10,50,000 का डिविडेंड देंगे, यहां तक कि वो 10,01,000 भी नहीं कह सकते, वो 1 रुपए भी ऐड इसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, जो प्रपोज डिविडेंड है ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है और ये डिसीजन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ले सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, लिक्विडिटी चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। हर चीज चेक करने के बाद वो एक प्रपोजल रखते हैं, तो उनके पास पावर होती है, वो इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट को इंक्रीज कर सके। उनके पास 3 ऑल्टरनेट अवेलेबल होते हैं। वो 10 लाख रुपए को अप्रूव कर सकते हैं एज फाइनल डिविडेंड। दूसरा ऑल्टरनेट, वो 10 लाख रुपए की रकम को रिजेक्ट कर सकते हैं एज डिविडेंड। तीसरा ऑल्टरनेट क्या है कि वो 10 लाख रुपए की अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी उनके पास राइट होता है। तो 3 ऑल्टरनेट में से वो कोई भी ऑल्टरनेट चूज कर सकते हैं, लेकिन वो 10 लाख की अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो ये होता है प्रपोज डिविडेंड। अब देखो, जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की एजीएम में अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, वो नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर की एजीएम में अप्रूव किया था शेयर होल्डर्स ने, वो करंट ईयर में पे किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रपोज डिविडेंड है ये दोनों ही शेयर्स पर दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आप ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड हमेशा दोनों शेयर्स पर ही दिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में, और इसे अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ सिंपल रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। वो वोटिंग करते हैं और अगर मेजॉरिटी वोटिंग फेवर में आती है तो प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड बन जाता है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड बन जाता है और कंपनी पेमेंट को प्रोसेस करती है। क्लियर? तो समझ आ गया आपको, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ऐड किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो, रीजन भी मैं आपको बता रही हूं कि प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम ऐड क्यों करेंगे। देखो, जब हमने प्रीवियस ईयर का जो अप्रूव डिविडेंड था वो शेयर होल्डर्स को दिया, तो इससे कंपनी का सरप्लस रिड्यूस हो गया क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ। लेकिन ये जो कैश का आउटफ्लो हुआ है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर दिया जाता है। इस वजह से हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर को ऐड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो डिविडेंड आपको क्लियर हो गया। दूसरा आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखो, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते हैं। ये जो डिविडेंड है ये फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग ईयर के बीच में दिया जाता है, किसी भी समय ये डिविडेंड दिया जा सकता है। इसके लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन की, उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके लिए किसी एजीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में किसी भी समय दिया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वार्टर में भी दिया जा सकता है, जैसे कंपनी ने जून जुलाई में इंटरिम डिविडेंड दे दिया, सेकंड क्वार्टर में भी दिया जा सकता है, जैसे अक्टूबर नवंबर में दे दिया। अब देखो, कंपनी कब देती है इंटरिम डिविडेंड और क्यों देती है इंटरिम डिविडेंड। देखो, कंपनी
जिस क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, तो शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। इसके साथ साथ कंपनी मार्केट में अपनी गुडविल रेज करना चाहती है, एक अच्छी इमेज बनाना चाहती है, तब भी वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड आप लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर। इस अमाउंट को भी आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में। अब रीजन मैं आपको बता रही हूं कि क्यों आप इंटरिम डिविडेंड के अमाउंट को ऐड कर रहे हैं। देखो, जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो विद इन 30 डेज कंपनी को इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट भी करनी होती है। और जब कंपनी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देती है तो कंपनी का सरप्लस रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैश का आउटफ्लो होता है। देखो, हम इस आइटम को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये आउटफ्लो हो रहा है कैश का, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ वही अमाउंट रखनी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो जो डिविडेंड आउटफ्लो हुआ है, जो कैश बाहर गया है इंटरिम डिविडेंड के थ्रू, उसे हम ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ में आया? इंटरिम डिविडेंड को हम ऐड इसलिए करते हैं कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर नहीं आता। तो दोनों आपको समझ में आ गए, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तीसरा आइटम ले रही हूं, ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट में से एक हिस्सा एक तरफ रख देती है, उस हिस्से को कंपनी यूज नहीं करती, वो अमाउंट होती है रिजर्व की। अब देखो, जब कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा एक तरफ रख रही है, यानी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर रही है, यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा, यहाँ कैश बाहर नहीं जा रहा, ओनली एप्रोप्रिएशन हो रहा है कैश का। चाहे कंपनी जनरल रिजर्व क्रिएट कर रही हो, चाहे कंपनी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर रही हो, चाहे कंपनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रही हो, किसी भी रिजर्व में अमाउंट एक तरफ रख रही हो, लेकिन यहाँ पर किसी भी रिजर्व में कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो जब कैश बाहर ही नहीं गया तो उसे हम ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं हुई कैश की, रिजर्व सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो रिजर्व की अमाउंट को ऐड करने का यही रीजन है कि रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसमें कोई भी आउटफ्लो ऑफ पेमेंट नहीं हुआ, तो ट्रांसफर टू रिजर्व को हम करेंगे ऐड। समझ आ गया? नेक्स्ट आइटम आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान करना, इंतजाम करना, प्रबंध करना। हर कंपनी टैक्स के लिए प्रोविजन करती है। जब कंपनी कोई प्रोविजन करती है, उसमें कभी भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता। तो जब कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं, कैश बाहर गया ही नहीं, तो इस अमाउंट को हम ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में। समझ आया? तो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो हमेशा करंट ईयर का आप कंसिडर करेंगे, प्रीवियस ईयर का कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हर करंट ईयर में कंपनी टैक्स के लिए प्रोविजन करती है, टैक्स के लिए एक एस्टिमेट रखती है, एक अजम्पशन रखती है कि हमें इस साल इतना टैक्स भरना है, तो वो सिर्फ प्रोविजन करके रखती है, उस अमाउंट को सोच के रख रही है कि हमें इस साल इतना टैक्स भरना है, उसने अमाउंट की कोई पेमेंट नहीं की है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा आप कंसिडर करेंगे करंट ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स को आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि प्रोविजन ऑफ टैक्स में सिर्फ प्रोविजन किया है, कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। इस वजह से करंट ईयर के जो टैक्स की अमाउंट होती है उसे हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट।
क्लियर। नेक्स्ट आइटम आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ एनी। इफ एनी का मतलब क्या हुआ कि यूजुअली ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ऐड करनी है करंट ईयर के प्रॉफिट में। क्या होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती है जो रेयर होती है, इनफ्रेक्वेंट होती है, अनयूजुअल होती है। जैसे लॉस ऑफ इन्वेंट्री इन फैक्ट्री बाय फायर, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। तो जो ये अनफोर्सीन एक्टिविटीज होती है, रेयर एक्टिविटीज होती है, इनफ्रेक्वेंट एक्टिविटीज होती है, ये एक्सपेंस तो इनकर हुई है, लेकिन ये रेगुलर नेचर की नहीं है, ये रिकरिंग नेचर की नहीं है, ये नॉन रिकरिंग आइटम है। ये कभी कभार इस तरह के एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। इस वजह से हम इसे ऐड बैक कर देते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में। एक और आइटम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में आ सकता है, वो है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो, कंपनी जब कोई एसेट बेचती है और उसे लॉस हो जाता है, तो इसे भी आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि देखो, रोज तो कंपनी कोई एसेट बेच नहीं रही है, और जरूरी नहीं है कि कंपनी एसेट बेचे तो उसे लॉस ही हो। तो ये इनफ्रेक्वेंट नेचर का है, रेयर केस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। इस वजह से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्वेश्चन में कोई भी गिवन हो तो उसे आप ऐड कर देना, अदरवाइज इसे आप छोड़ देना। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई आइटम गिवन नहीं है तो आप उसका कर ही क्या सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, जो ये 5 आइटम मैंने यहाँ लिखे हैं, इन 5 आइटम में से 4 आइटम तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 5वें आइटम में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ सकता है। कई बार लॉस बाय फायर भी लिख देते हैं, लॉस बाय फ्लड भी लिख देते हैं। तो अगर ये भी आए तो भी आप ऐड कर देना नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो समझ आ गया। अगर प्रपोज डिविडेंड आता है क्वेश्चन में तो आप प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। अगर इंटरिम डिविडेंड आता है तो ये ड्यूरिंग द ईयर का होगा। अगर ट्रांसफर टू रिजर्व आता है तो उसे आप ऐड कर देंगे। अगर 2 साल का रिजर्व गिवन है तो देखो, 2 साल के रिजर्व में से क्लोजिंग रिजर्व में से आप ओपनिंग रिजर्व को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा उसे आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में। ये भी आप ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन में 2 साल का रिजर्व दे देते हैं, तो क्लोजिंग रिजर्व में से ओपनिंग रिजर्व माइनस करना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस करेंगे, ऐसे ही आपको रिजर्व भी क्लोजिंग रिजर्व में से ओपनिंग रिजर्व माइनस करना है, और बैलेंस आता है उसे आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में। अब देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपको करंट ईयर के प्रोविजन को ही ऐड करना है, प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिटरमाइन करने के लिए ऐड नहीं करेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसे भी आप ऐड कर दें। समझ आ गया? तो ये सारे आइटम हो जाएंगे ऐड। अब देखो, 2 आइटम है जो आप माइनस करेंगे। पहला है रिफंड ऑफ टैक्स। देखो, जब कंपनी के पास टैक्स का रिफंड आता है, यानी कंपनी का सरप्लस बढ़ गया, लेकिन जो ये रिफंड है ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल ज्यादा टैक्स भर दिया था, तो टैक्स अथॉरिटीज ने उसमें से अमाउंट रिफंड की है। तो जो हमारा सरप्लस इंक्रीज हुआ है वो पिछले साल में ज्यादा टैक्स की अमाउंट पे हुई थी, उस वजह से बढ़ा है, ये इस साल की इनकम नहीं है। इस वजह से हम रिफंड ऑफ टैक्स को करते हैं माइनस। ठीक है, ये किया जाएगा माइनस। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इफ एनी। देखो, अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गिवन है, जैसे फैक्ट्री में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, तो जो ये क्लेम है, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फायर, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है।
इसे आप डिडक्ट करेंगे क्योंकि जो पैसा मिला है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू नहीं मिला। ये रेयर होता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को माइनस करना होगा। एक आइटम है जो आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, वो है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कंपनी ने कोई एसेट बेची है और कंपनी को गेन हुआ है, तो ये कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। गेन होने की वजह से कंपनी का सरप्लस तो बढ़ गया, लेकिन आप उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखा सकते क्योंकि जो एसेट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो जो गेन हुआ है एसेट को बेचने से, इसे आप रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो गेन ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी आप करेंगे माइनस। अब देखो, जो फाइनल अमाउंट आएगी इसे आप दिखाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ये जो अमाउंट यहां आई है ये होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट आना, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट गलत हो गया, जो फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन का वो गलत हो जाएगा। जो ओपनिंग कैश है और क्लोजिंग कैश है वो मैच ही नहीं होगा, तो एंटायर क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मैंने आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में समझा दिया है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो ये हार्ट है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से होती है। ठीक है, अब देखो इसे याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, उसे आप ध्यान रखना। तो जो ये एडिशन के आइटम है ये आपको ध्यान रहेंगे। देखो निमोनिक क्या है, TRIP, ट्रिप। आप ट्रिप वर्ड याद रखना। ट्रिप याद रखेंगे तो आपको जो एडिशन के आइटम है वो सारे याद हो जाएंगे। सिर्फ एक आइटम बचेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, वो तो इतना टफ नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आपको ऐड करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपको डिडक्ट करनी है। और एक आइटम है रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी यूजुअली क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेन आपको ट्रिप में जो आइटम्स है यही मिलेंगे। देखो टी से क्या बना, टी से बना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, आर से क्या बना, आर से बना ट्रांसफर टू रिजर्व। पहला हो गया टैक्सेशन, ठीक है, दूसरा हो गया रिजर्व, तीसरा हो गया आई, आई से बना इंटरिम डिविडेंड, ये हो गया तीसरा, और चौथा हो गया पी, पी से हो गया प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, 1 2 3 4, ये ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है आपको, किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले प्रपोज डिविडेंड लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 4 मेन आइटम है जो आपको ऐड करने होते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ट्रिप आप याद रखना, ट्रिप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये अगर आपको क्वेश्चन में 2 साल के गिवन है तो बैलेंस निकाल लेना, अदरवाइज ड्यूरिंग द ईयर का ऐड होता है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमेशा करंट ईयर का ऐड होता है। तो होपफुली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप सर्कुलेट करना, लाइक करना, लाइक के साथ साथ आप हाइप जरूर करना, क्योंकि हाइप करेंगे तो हर बच्चे को इजीली ये वीडियो फाइंड हो जाएगा। क्लियर? किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।